हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर, जिसमें आज हम भारत में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इसको हम ऐतिहासिक परिदृश्य, इतिहास के उस पन्ने से भी शुरुआत करने वाले हैं जहां से यह समस्या स्टार्ट हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है, भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, भूमि सुधार कब किया गया, इसके क्या परिणाम हुए, ऐसा क्यों जरूरत पड़ा। तो एन प्रकार हर तरह से हम इसको खंगालने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते आए हैं कि भारत के भूगोल को रटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ सुनकर समझकर उसे लंबे समय तक याद रखना है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी उमंग के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और कहानी की तरह आपके सामने पेश करने के लिए, ताकि जो भी चीजें हम बताएं वो आपके मन मस्तिष्क में उतर जाए। और हाँ, भारत का भूगोल को हम एक सिलसिलेवार ढंग से कड़ी दर कड़ी हर वीडियो में उसे समाहित करने का प्रयास करते आ रहे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में बखूबी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट में जाइए और भारत के भूगोल का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक एक वीडियो को देखिए। आपको क्रमशः हर टॉपिक, हर एंगल और हर प्रकार का वीडियो मिलता जाएगा, जिससे आपकी तैयारी पूरी होती जाएगी। तो ये बात तो लंबी होती रहेगी, हम आते हैं मूल मुद्दे पर। आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। अब आइए दोस्तों, हम काम की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको जानने से पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। क्योंकि बात लंबा खींचें उससे जरूरत है कि हम मूल बातों पे आएंगे, वरना इसमें इतनी बातें हैं कि यदि हम बोलते जाएं उन सारे बातों को बोलें तो ये 1 घंटा से भी ज्यादा का वीडियो हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम समय में यह वीडियो और जितना कम से कम समय ले उसमें हम इन सारे टॉपिक को समाहित करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इतिहास में, जहां से यह समस्या शुरुआत हुई। जब हम इतिहास में जाते हैं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बखूबी जान रहे होंगे कि जब अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य जमाया, और शुरुआत कहां से की दोस्तों, बंगाल से। तो समस्या कहां से खड़ी होगी, बंगाल से। अब आपका माइंड थोड़ा सेटअप हो रहा होगा, अंग्रेजों पर यहां क्या चाल चले, पहले राजाओं को जीतना है, फिर उसकी जो भूमि है, जिसके मालिक वहां के किसान हैं, उनसे जमीन को छीनना है, फिर उसको अपने अनुकूल उनका प्रयोग करना है। इस चीज को ध्यान में रखिए। और हाँ, ध्यान से आपको सुनना है भाई साहब, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज इंटरेस्टिंग ढंग से समझाने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो आपको याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ऐतिहासिक पहलू। ऐतिहासिक पहलू, इसको हम इतिहास के पन्ने में पहले हम ले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले मैं बोल लेता हूं फिर मैं लिखूंगा। साल 1772 ईस्वी में जब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हो चुकी थी, तो अंग्रेजों ने भूमि सुधार की या फिर कहें लगान वसूल करने की एक प्रयोगात्मक, एक प्रैक्टिकल जो है कि विधि लागू की, एक कानून लागू किया, जिसे फार्मिंग पद्धति कहा गया, फार्मिंग सिस्टम कहा गया। ठीक है, इसमें करता क्या था, वो चीजें आज के संदर्भ में समझेंगे। अंग्रेज कंपनी करता क्या था, एक जिला या एक इकाई की समस्त भूमि पर लगान वसूल करने का अधिकार उस व्यक्ति को दे देता था जो अधिक बोली लगाता था। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज की सरकार या कंपनियां उसी नियम को फॉलो कर रही हैं। आप कोई टेंडर की बात कर लें, कोई ठेका की बात कर लें, तो सरकार उसी को वो टेंडर या ठेका देती है जो सरकार को अधिक मुनाफा देती है।
तो यही बात उस समय थी। कंपनी उसी व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र का, उस जिले का समस्त भूमि पर लगान वसूल करने का अधिकार देता था जो अधिक बोली लगाता था। तो कई बातें यहां उभर कर सामने आई। क्या क्या बातें शुरुआत हुई पहले देख लीजिए। हमने क्या देखा, कब 1772 ईस्वी में, कहां पर, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में उस समय क्या हो गई थी, द्वैध शासन की समाप्ति हो चुकी थी। ये द्वैध शासन क्या है, इसकी क्या क्या जो है कि स्थितियां, इनको मैं पॉलिटिकल साइंस में क्लियर करूंगा। और आप तो जानते हैं कि मैं अभी भारत का भूगोल को पूरी तरह समाप्त करूंगा, उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी जाऊंगा, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सब पे मैं बात करूंगा। तो अभी हम सिर्फ भूमि सुधार पर बात करने वाले, तो पूरा फोकस मेरा भूमि सुधार पर होना है। तो सन 1772 ईस्वी में कहा हम चले हैं, बंगाल में। और उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य कहां था, बंगाल में ही। यहां तक पूरा चित्र क्लियर हो गया। उस समय बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। तो यहां पर अंग्रेजों ने एक जो कि प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रयोग क्या था, फार्मिंग सिस्टम। ये फार्मिंग सिस्टम का फॉर्मूला उसने अपनाया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देगा, ये फार्मिंग सिस्टम क्या है, ये पूछ देगा फार्मिंग सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तत्कालीन जो कंपनी है वो जो है भूमि बंदोबस्त की यह एक प्रयोगात्मक पद्धति थी। भूमि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बंगाली भाषा को ज्यादा समझते हैं। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको इसमें बंगाली भाषा का तो ज्यादा प्रयोग कर नहीं सकता या उस भाषा का प्रयोग कर नहीं सकता, क्योंकि हमारी अधिकांश आबादी, हमारे अधिकांश मित्र, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी को फॉलो करती है। और हमारी आपकी ये जिम्मेदारी भी है, हम हिंदी को जितना आगे बढ़ा सकें उतना हमारे लिए, इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए लाभप्रद होगा। इस पर कभी और हम बात करेंगे, फिलहाल यहाँ आ जाए। आपसे पूछ देगा ये फार्मिंग सिस्टम या फार्मिंग पद्धति क्या है, तो आपका जवाब होगा भूमि बंदोबस्त की एक प्रयोगात्मक पद्धति थी। इसको इस तरह समझिए, प्रैक्टिकल सिस्टम थी। अंग्रेजों ने पहली बार भारत में जो है कि भूमि, उनको चाहिए क्या है, पहले इस चीज को देखिए। उसे तो लगान चाहिए, टैक्स चाहिए, वो खुद तो कर नहीं पाएगा। तो उन्होंने ये चीजें लगाई, भाई इस एरिया का, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट का पूरी भूमि का भार किसको दिया जाए। हम अंग्रेज ने कह दिया भैया हमको इस एरिया से, सपोज मान लीजिए हमको 100 रुपये चाहिए, हमको 100 रुपये चाहिए, उसको सिर्फ 100 रुपये महीने से मतलब था। बाकी आप क्या और कैसे ले रहे हैं, कैसे कितना कमा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं था। तो इसमें क्या है कि यह प्रयोगात्मक पद्धति थी। इसमें कंपनी क्या करती थी, इसमें ठेका, इसमें क्या होता था ये चीजें और जान लीजिए। ये फार्मिंग पद्धति क्या था, एक प्रकार का ठेका था, एक प्रकार का ठेका था। यह ठेका महीने के लिए, साल के लिए, कुछ भी हो सकता है, उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहां अगर इस तरह कंफ्यूज आपको करेगा तो आप ऑब्जेक्टिव देखकर बता देना है, ठीक है। ठेका पद्धति थी। इसमें करता क्या था कि कंपनी उसी व्यक्ति को टैक्स वसूल करने का अधिकार देता था, क्लियर हो रहा है, जो अधिक बोली लगाता था। इसमें ऐसी पद्धति में दो बातें उभर कर सामने आई। क्या क्या देख लीजिए, क्या क्या बातें उभर कर सामने आई, याद रख लीजिए। एक क्या है कि कंपनी को एक निश्चित रकम प्राप्त हो जाता था,
दूसरा क्या होता था, जब कंपनी को निश्चित रकम प्राप्त होगा, दूसरा क्या, जिसने अब मान लो 100 रुपए में ठेका मिला उसे, भाई आप हमको हर महीने 100 रुपये देंगे, तो वह बंदा तो चाहेगा ना हमको उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वह कोशिश करेगा। अगर सरकार चाहती, कंपनी चाहती तो डायरेक्ट 100 रुपये टैक्स दे सकता था, लेकिन उनके लिए संभव था नहीं, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगा दिया, भाई हमको 100 रुपये मिल जाएगा, तो बाकी जो ठेकेदार थे वो अधिक रकम वसूल करते थे। तो दो बातें यहां पर उभर कर सामने आई। पहला क्या, कंपनी को एक निश्चित रकम मिलता था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात क्या उभर कर सामने आई, किसानों का अत्यधिक शोषण होता था। दो बातें, आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी पद्धति का प्रभाव कहे या ऐसी पद्धति का मूल कहे, दो बातें थी। एक तो कंपनी को जितना चाहिए उतना मिल जा रहा था, दूसरा भाई कंपनी जो बीच वाले को दी है, बिचौलिया को, वह बिचौलिया इससे वो सारे टैक्स वसूल कर रहा था। इसमें अब देखो कालांतर में क्या हुआ, शुरू शुरू में तो ठीक ठाक चलता रहा, कंपनी को कोई मतलब नहीं आप कैसे ले रहे हो, किससे कितना ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। कालांतर में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में कंपनी में भी भ्रष्टाचार हो गया। भाई जब आपको सुविधा ज्यादा मिलता, अधिकार ज्यादा मिलता है, तो याद रखिए कि उसका मिसयूज होने की संभावना बढ़ जाती, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो इसमें वही हुआ, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। और दूसरी ओर क्या है कि किसान जो है, आम भारतीय जो है, वो दिनों दिन भूखमरी के कगार पे पहुंचते रहे। ये दो बातें, इसका प्रभाव तो क्या हो गया, दो तो ये उसका तत्कालिक प्रभाव था, एक जो कालांतर में प्रभाव पड़ा, दो प्रभाव पड़ा। दूसरा क्या, ये प्रभाव लिख देते हैं, इसमें प्रभाव क्या पड़ा, पहला कंपनी में भ्रष्टाचार का बढ़ना, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हुआ, आम भारतीयों का भूखमरी की ओर अग्रसर यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दो बातें हम देख रहे हैं, अंग्रेजों ने जिस प्रैक्टिकल को अपनाया, क्योंकि अगर हम इसी तरह बकते रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, घंटा के 2 घंटा भी चला जाएगा, तो हम अब और इसको शॉर्ट करने वाले हैं। भारत में भूमि सुधार का ऐतिहासिक पहलू क्या है कि अंग्रेजों ने 1772 ईस्वी में एक प्रयोग किया, कहां पर, बंगाल में, और वो प्रयोग का नाम क्या था, फार्मिंग सिस्टम। यह फार्मिंग सिस्टम क्या था, भूमि बंदोबस्त की एक प्रयोगात्मक पद्धति। और यह फार्मिंग सिस्टम में क्या था, ठेका प्रणाली को अपनाया गया। तो भारत में ठेका कब से शुरुआत हुई है, ये क्लियर हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ, तात्कालिक परिणाम क्या हुआ, कंपनी को एक निश्चित रकम मिलने लगा, और दूसरा किसानों का अत्यधिक शोषण होता था। ठीक है, और इसका कालांतर में परिणाम क्या हुआ, कालांतर में प्रभाव क्या हुआ कि कंपनी में भी भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और आम भारतीय जो है भुखमरी की ओर अग्रसर होते चले गए। यहां तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ूं, इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि 1772 ईस्वी में शुरुआत हुई, और अभी आपने देखा कि भ्रष्टाचार बढ़ा, तो अंग्रेजों ने फिर प्रयोग करना स्टार्ट किया। अब हम इसको इस रूप में देखेंगे, और औपनिवेशिक शासनकालीन भू राजस्व व्यवस्था।
पहला तो प्रयोग हमने देख लिया, पहला स्टार्ट किया। उसके बाद अंग्रेजों ने समय समय पर भू राजस्व की चाहत में उन्होंने हर तरह के प्रयोग किया। उन्होंने पूरे भारत को प्रयोगशाला बना रखा था, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो नहीं देख रहा था कि जिस पे हम प्रयोग कर रहे हैं उसका क्या हाल हो रहा है। उस पे हम कभी इतिहास में बात करेंगे, ठीक है। आइए हम मूल बात पे आते हैं। जो उन्होंने, याद रखिएगा ये चीजें हम भू राजस्व जो टैक्स वसूलता था उस संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो उसके बाद अंग्रेजों का प्रयोग शुरू होता है। और दूसरा प्रयोग, मूलतः यह दूसरा प्रयोग है, लेकिन यहां हम इसको 3 भागों में बांटने वाले हैं। जो भू राजस्व की उन्होंने व्यवस्था चलाई उसको हम 3 भागों में देखने वाले हैं। कौन सी और कब कौन सा प्रयोग किया गया, यहां पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी की तरह स्टार्ट हो जाएगी। अब आइए, अंग्रेजों ने जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई उसमें पहला था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त बोल दीजिए या बोल दीजिए जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, ये दोनों एक ही नाम है, इसलिए हमने ऑब्लिक दे दिया। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के जनक कौन थे, पहले इसको देख लेते हैं। इसके जनक थे भाई साहब लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरा हो गया। यह भारत में कब प्रयोग में लाया गया, यह भारत में लाया गया 1793 ईस्वी में। और यह कितने % हिस्से में लागू किया गया, याद रखिएगा कि पूरा एकदम ध्यान से सुनना है। पहला क्या व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 ईस्वी में। और यह जो है कि तत्कालीन अंग्रेज अधीन भारत, याद रखिएगा भारत उस समय एक देश नहीं था बल्कि अंग्रेज अधीन भारत था। तो जितना अंग्रेज अधीन क्षेत्रफल था भारत के संदर्भ में, जितना क्षेत्रफल था उसका 19% भारत में यह चीजें लागू की गई। 19% भारत में जब लागू की गई, अब रही बात भाई ये चीजें तो आ गई 19%, किसके साथ, यहां आप देख रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी सिस्टम, यहां जमींदार शब्द है, किसके साथ, जमींदारों के साथ, याद रख लीजिए। इसमें टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी निर्धारित की गई, जमींदार की। और कितना % टैक्स निर्धारित किया गया, 89% कर टैक्स देना निश्चित किया गया। 89% देख रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स हो जा रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अस्थाई बंदोबस्त भारत में किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और बहुत मार्केबल चीजें इसमें आप जानने वाले, एक कहानी की तरह समझ लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त एक ही चीज, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब, 1793 ईस्वी में। कितना % भारत की भूमि पर, 19% भारत की भूमि कवर हो रही थी इस व्यवस्था में। और किसके साथ, जमींदार के साथ। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम में क्या किया कि 19% भूमि पर कई जमींदारों को भूमि उसने आवंटित कर दी और उससे कहा कि भैया 89% हमको चाहिए टैक्स, चाहे आप जैसे दो। और जमींदार उस जमीन का एक तरह से मालिक हो गया, जिसको देना चाहे दे सकता, जिससे जमीन छीनना चाहे छीन सकता था। और क्लियर हो गया, 19% 89%। पहले तो 1793 में कंफ्यूज मत होइएगा, पहला कहां गए थे, 1772 ईस्वी में फार्मिंग सिस्टम, फिर यहां आया है 1793 ईस्वी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 72 और 93 में अंतर आप देखेंगे 21-22 साल का है। तो इतने की
दौरान उन्होंने दूसरी सिस्टम ला दी, 89% टैक्स चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 19% भारत में ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रयोग हुआ है भारत में, और वो है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिएगा, इससे इतिहास के प्रश्न भी आपसे सोल्व होते जाएंगे। पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, लेकिन आपका हिस्ट्री भी इससे सोल्व होता जा रहा है। और जब हम इतिहास में इन चीजों को बताएंगे कि भारत पर अंग्रेजों का आर्थिक प्रभाव क्या रहा, तो ये चीजें उसमें आएगी। ठीक है, तो अच्छा है आप यहीं पढ़ लीजिए, बहुत भूगोल भी क्लियर हो जाएगा, इतिहास भी क्लियर हो जाएगा। वो चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव आंसर लिखने वाले हैं, कहीं सब्जेक्टिव भी लिखने वाले हैं, तो कहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ी कह के पूछेगा कि हम इतिहास का पूछने वाले हैं, प्रश्न पूछ देगा। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त में आप देख रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया, उसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि थॉमस मुनरो ने लाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लाया दोस्तों? थॉमस मुनरो। इसके प्रतिपादक थॉमस मुनरो थे। कब? 1820 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो है कि कितने परसेंट भारत की भूमि पर स्थित था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि वह 51% जो अंग्रेज अधिकृत भारत था उसमें यह लागू किया गया था। आगे देखिए, अस्थायी बंदोबस्त में आपने देखा कि जमींदारों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयत में ही, इसमें नाम में ही छिपा कर रैयतों के साथ यानी किसानों के साथ इन्होंने समझौता किया। ठीक है, किसके साथ? रैयत या किसान के साथ। रैयत या किसान के साथ इन्होंने डायरेक्ट, ये दूसरा प्रयोग है, रैयत या किसान के साथ ही इन्होंने समझौता कर लिया। भाई साहब, आपके इस खेत से हमको 100 रुपए चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो आपका खेत हम छीन लेंगे। भाई साहब, मेरा खेत, अंग्रेजी सरकार उनका क्या जा रहा है, मेरा खेत चला जाएगा। तो बहुत दर्दनाक समय गुजरा है भाई साहब हमारे पूर्वजों का। तो इतिहास में कभी हम बात करेंगे, इतिहास सीखने की चीज है, ताकि हम उस गलती को दोबारा दोहरा न सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रैयतों के साथ उन्होंने क्या जो है कि थॉमस मुनरो ने ये चीजें लागू किया। अब रही बात टैक्स की, जो है कि सीमा क्या थी, इसमें जान लीजिए वह 33% से लेकर 55% तक कर की दर को उन्होंने निर्धारित कर लिया था। ठीक है, अभी और बात इसमें करना है। आइए तीसरी व्यवस्था की तरफ हम चलते हैं। पहला क्या हो गया? अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा क्या हो गया? रैयतवाड़ी। तीसरा क्या है? तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जैसा अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो, और महालवाड़ी व्यवस्था जो है कि कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये गवर्नर थे, जो है कि अंग्रेज के गवर्नर बोलिए, उनके उम्मीदवार बोलिए, जो भी बोलिए चलेगा। और यह 1833 ईस्वी में प्रयोग किया गया भारत में। ठीक है, यह कब प्रयोग किया गया? 1833 ईस्वी में, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। चलिए और देखते हैं, यह भारत के, सॉरी, ये 19%, ये 51%, और वह हो जाता है 30%। सॉरी, परसेंट यहां लिख दिया हमने, इसलिए 30% भारत। इससे भी बहुत सारे अभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, याद रखिएगा। पहले इस चीज को हम देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था में जो है कि जैसे इसमें रैयत जमींदार के साथ या किसान के साथ, तो इसमें जो है कि
महाल में ही आंसर छिपा हुआ है। महाल यानी मोहल्ला, मोहल्ला का हेड कौन होगा? मुखिया। याद रखिएगा, गांव का मुखिया, इसमें कॉमन याद रख लीजिए, गांव का मुखिया। मुखिया के साथ उन्होंने ये समझौता किया और इसमें जो है टैक्स 60% तक, इसमें टैक्स जो है 60% तक निर्धारित किया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको एक सरसरी निगाह से देखिए। अब देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है उसको समझ लीजिए। प्रश्न देखिए पूछ देगा, औपनिवेशिक शासनकालीन भू राजस्व व्यवस्था का क्रम समझाइए या क्रम सजाइए। तो पहला क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा क्या होगा? रैयतवाड़ी। तीसरा क्या होगा? महालवाड़ी। इस तरह ये क्रम है दोस्तों। पहला तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये पूछ देगा कि इसके संस्थापक कौन थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी मुनरो, महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक। 3 हो गया। 2-3 बार सिर्फ रिपीट कीजिए, हम कहते हैं सिर्फ शांति से पढ़ लीजिए, क्लियर है, याद हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी मुनरो, रैयतवाड़ी मुनरो, इस तरह कुछ भी आप ट्रिक बना लीजिए, याद रहेगा। और महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक, है ना। अब देखिए कब लागू किया गया, क्रम से ईस्वी देख लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें हम यह नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। इसका एक एक शब्द आपके लिए मायने रखता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जहां कंफ्यूज हुए नहीं कि गड्ढे में गिरे नहीं, ये चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में, महालवाड़ी व्यवस्था 1833 ईस्वी में। तो ये 2 ईस्वी को कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। रैयतवाड़ी 20, महालवाड़ी 33, रैयतवाड़ी 20, महालवाड़ी 33। इस तरह आपको कहानी की तरह, गीत की तरह इसे याद रख सकते हैं। खैर, अस्थाई बंदोबस्त देख रहे हैं 19% भारत में, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% इंडिया में और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भारत में। अब देखिए यहां पर पूछ देगा कि अंग्रेज अधीन भारत के सर्वाधिक हिस्से पर भू राजस्व की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। तो भाई साहब ये देख लीजिए 51% एरिया में जो है भारत का कब्जा था। अब देखिए आप कंफ्यूज होंगे, तीनों मिला के 100 हो रहा है कि नहीं, तीनों जोड़िएगा तो आपको 100% आराम से हो रहा है। तो क्लियर हो गया कि सर्वाधिक भारत में या सर्वाधिक क्षेत्रफल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब दूसरा पूछ देगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसके साथ समझौता किया गया था? जमींदार, रैयत, गांव का मुखिया। तो देख रहे नाम नहीं क्लियर है, रैयत तो किसान के साथ। अस्थाई में अस्थाई रूप से जमींदार को देते, भैया आप सब दिन के लिए मालिक होगा, जब छोड़ोगे तभी, वरना आप 89% टैक्स देते रहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ देगा किस व्यवस्था में सर्वाधिक दर था टैक्स का? वो है 89% टैक्स था। और किसमें? अस्थाई बंदोबस्त में। और सबसे कम दर किसमें था? ये इसमें रैयतवाड़ी। हमने शुरू में ही कहा था जब आप डायरेक्ट किसान से समझौता कर लेते तो थोड़ा सा कम लोड पड़ेगा किसान पर। तो वही हुआ, थॉमस मुनरो भाई साहब ने किसानों के साथ डायरेक्ट समझौता किया जिसमें टैक्स की जो दर है वो थोड़ी कम हो गई। और इसमें जो है कि गांव के मुखिया के साथ जो किया उन्होंने समझौता। तो अब जब गांव के मुखिया के साथ करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह की जमीन एक तरह की ही उपजाऊ है। तो हो सकता है कहीं पे थोड़ी कम रेट, कहीं पे थोड़ी ज्यादा रेट। तो थोड़ी कम को कम मत आंकिए। ये थोड़ी कम मतलब एक होता है कि मरते को तिनके का सहारा होता है। आदमी मर रहा है तो थोड़ा सा कम लोड देंगे, लेकिन मरना तो है उससे भी। अब गधा वाला कहानी दे दीजिए, 50 किलो वजन ढो सकता है, एक पे 55 किलो दे दिए, एक पे 60 किलो दे दिए, आपका तो भाई 50 किलो ढो सकता है। 1 ग्राम भी आगे करेंगे तो मर जाएगा। तो उस पर 51 किलो लोड दे दिए। तो आप कहेंगे भाई साहब उसको तो कम लोड हमने दिया है। तो भाई साहब मेरा कहना दोनों स्थिति में, तीनों स्थिति में तो मर ही रहा है। जो 60 किलो जिसको वजन दियो तो वो पहले मर जाएगा, और जिसमें 51 किलो वजन दियो वो बाद में मरेगा, लेकिन मर तो जाएगा वो भी वजन से ही।
तो इसको कम को कम मत आके, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसमें भाई साहब ये सब ध्यान में रखना है। तब आपको ये कैसा लगा ये बताइए। ये हम चले गए आजादी से पहले वाली स्थिति में। अब इसका प्रभाव क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर इन व्यवस्था का हम प्रभाव बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इनके प्रभाव। जो ये औपनिवेशिक शासनकालीन भू राजस्व व्यवस्था थे, अभी हमने 3 भू राजस्व व्यवस्था को और जो है कि क्रमशः हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब इसके क्या प्रभाव थे सम्मिलित रूप से हम उसको देखने वाले हैं। इसमें कई सारे प्रभाव उभर कर सामने आए, जिसमें 3 प्रमुख प्रभाव, अग्रणी प्रभाव जिसे आप कह सकते हैं, वो 3 प्रमुख प्रभाव को हम चुनकर आपके सामने लाए हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें किसानों का भूमि से लगाव कम, ये चीजें देखा। पहला प्रभाव क्या देखा कि ऐसी स्थिति में भाई ठीक है मेरी जमीन है, मान लो मेरे पास 50 बीघा जमीन है, अब मेरे ऊपर इतना टैक्स है कि हम दे ही नहीं पाएंगे, और हमारे पास शर्त है या तो टैक्स दो या तो जमीन छोड़ो। भाई आदमी खाएगा क्या, बचाएगा क्या? हम टैक्स ही देंगे तो इसे यहाँ भैया ले जा, अपनी जमीन ही ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, पहला प्रभाव क्या है, किसानों का भूमि से लगाव धीरे धीरे कम होता चला गया। जब किसानों का लगाव ही जमीन से नहीं होगा, इन्हें गिने लोग, मान लो जमींदार 1000 बीघा जमीन उसके पास आ गया, ऐसी स्थिति में किसानों से जमीन छीनता रहा, तो भाई उपजाऊ कर लोगे, जमीन उपजा लोगे पूरा, तो ऐसी स्थिति में क्या भाई साहब वो रह जाएगा, खाली जमीन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दूसरा प्रमुख प्रभाव जो हुआ, दूसरा प्रमुख प्रभाव क्या हुआ कि उत्पादन क्षमता या उत्पादकता, जिस भी हिसाब से आप लिखना चाहें, में कमी होता गया। उत्पादन क्षमता में या भूमि की उत्पादकता में कमी होता चला गया। ये दूसरा, अब तो समझ में आ गया। तीसरा प्रमुख प्रभाव जो हुआ वह यह हुआ कि इसमें क्या देख रहा है, जमींदारों का वर्चस्व है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि भूमि का असमान वितरण हो गया, किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि हो गई, किसी के पास भूमि ही नहीं है, भूमिहीन है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तीसरा प्रमुख प्रभाव हुआ भूमि का असमान वितरण। यह चलता आ रहा है आजादी के बाद तक, ये चीजें चलता आया। ठीक है, तो ये चीजें जो हमने देखा, अभी हम भूमि सुधार पर नहीं आए हैं, ये हमने पूरा बैकग्राउंड आपको समझाया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आपसे पूछ देगा कि भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपका जवाब होगा ना भाई साहब ये लंबी कहानी है, आपको 100, 200, 300, 400 साल पीछे जाना पड़ेगा इसकी समस्या को, इसके कारण को जानने के लिए। तो हम चाहेंगे इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि और भी लंबी बातें अभी जाननी है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं मुख्य बातें पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, भारत में भूमि सुधार। अभी तो इतिहास में हम टहल रहे थे, अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर। समस्या आपने देख लिया कि समस्या कहाँ अटकी हुई थी, उस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। और तत्कालीन जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे भाई साहब, उन्होंने अथक मेहनत किया है। इस बिखरे हुए असहाय, हम असहाय तो नहीं कर सकते, हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि भाई साहब हम भूखा रह लेंगे, लेकिन कभी हम किसी का आंख नहीं देखने वाले हैं, किसी की डांट नहीं सुनने वाले। खैर उस पर बात लंबी होगी, फिलहाल हम बात करते हैं भूमि सुधार पर।
स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में भूमि सुधार कानून बनाया गया। पहले इसको हम देख लेते हैं, भारत में भूमि सुधार कानून कब बनाया गया। भूमि सुधार कानून कब बनाया गया, ये प्रश्न पूछ देगा 1949 ईस्वी में। दिमाग में बैठा लेना है इस चीज को। भूमि सुधार कानून सर्वप्रथम कब बनाया गया, 1949 ईस्वी। एक तुक बना लीजिए, जैसे कविता में तुक होता है, हिंदी का विद्यार्थी आराम से समझ सकता है। भूमि सुधार कानून 1949, भूमि सुधार कानून 49, कानून 49, इसी तरह 2-4 बार रिपीट कीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा। तो भूमि सुधार कानून 1949 ईस्वी में लागू किया गया। लंबा चौड़ा कहानी है, इसमें लंबी चौड़ी धाराएं आती है, कई सारे जो है कि वाक्य आते हैं। तो इनका जो लक्ष्य रखा गया, 3 प्रमुख लक्ष्य था। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भूमि सुधार कानून 1949 ईस्वी के लक्ष्य को लिखिए सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो भाई लंबा चौड़ा आपको उत्तर लिखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो उसको हम देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इनके 3 लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य? 3 प्रमुख लक्ष्य थे। उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला जो लक्ष्य था वो क्या था, हदबंदी। ठीक है, अब एक एक पहले इसी को समझ लेते हैं। हदबंदी क्या है? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम समझाते हैं। जब झगड़ा होता है, तो जब मान लो हमारे और किसी और के बीच झगड़ा हुआ, तो जो सही रहता अपनी जगह पर, और यदि मान लो मैं गलत कर रहा हूं, तो कहानी सुनते होंगे गांव घर में, कहता है भाई साहब हद में रहो, हद पार की तो मैं अपना आपा खो दूंगा। तो इस चीज को दिमाग में रखिए। इससे क्या है, हद में रहिए, आप हद में रहो। इसका मतलब क्या, आप अपनी सीमा के अंदर रहिए। अगर आप अपनी सीमा लांघेंगे तो खून खराबा हो जाएगा, ये बातें होती है। तो इसमें वही बातें दिमाग में रखिए। हदबंदी, चूंकि सुधार क्या है, भूमि सुधार। इसमें एक व्यक्ति कितना अधिकतम जमीन रख सकता है, इस चीज का खुलासा कर दिया गया। कि जैसा हमने क्या देखा, भूमि का असमान वितरण था। प्रभाव में देखा हमने आजादी से पहले, भूमि का असमान वितरण था। किसी के पास 1000 बीघा जमीन है, किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो सरकार ने एक पहल की 1949 ईस्वी में, जिसमें प्रमुख पहल या पहला पहल यह था, हदबंदी लागू कर दी गई कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। आपके पास 1000 बीघा जमीन है, तो उससे क्या, हम आपकी जमीन छीन कर गरीबों को बांटेंगे। तो क्लियर है। तो हदबंदी में क्या हुआ, इसमें मुख्य बातें क्या है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। इसमें ये बातें ध्यान में रखा गया। एक व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि निर्धारित किया गया और अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित। ठीक है ना। अभी जैसे आपने कहा अधिकतम, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, इसका तो खाका तैयार हो गया। तो जो जमीन उससे हम एक्स्ट्रा भूमि, सपोज 500 बीघा जमीन है किसी के पास, और कानून बन गया कि उसके पास 30 ही बीघा जमीन रहना है, तो बचा कितना, 470 बीघा जमीन। तो वो कहां जाएगा, इसमें लिख दिया गया जो अतिरिक्त, वही 470 बीघा जमीन जो है वो अतिरिक्त भूमि हो गई। उसको किसमें बांटना है, भूमिहीनों में। जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन बांटना है। तो हदबंदी की ये मूल बातें हो गई। दूसरी बातें क्या है, मिलता जुलता नाम है, देखिएगा।
दूसरा है इसमें चकबंदी। चकबंदी, अब देखिए इसको समझते हैं। हदबंदी क्लियर हो गया, अब चकबंदी को समझते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। हदबंदी में हो गया कि हद निर्धारित कर दी गई। चकबंदी में क्या है कि आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को 50 बीघा जमीन है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि उनका 50 बीघा एक जगह जमीन है। ये अमूमन आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि 2 बीघा यहां जमीन है, 2 बीघा 2 किलोमीटर के बाद जमीन है, 30 बीघा 100 किलोमीटर के बाद जमीन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक व्यक्ति हर जगह तो जा नहीं सकता। इससे क्या होगा, उनकी एनर्जी लॉस होगी, उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा। तो चकबंदी में इस चीज पर जोर दिया गया कि क्यों ना उनकी उस व्यक्ति की सारी भूमि को कलेक्ट करके एक जगह जमा कर दिया जाए। इसको और थोड़ा विस्तार से करूं, इसमें एक चीज और किया गया कि मान लो वो तो हो गया, ये पहल किया गया कि जो उनका टुकड़ा टुकड़ा जमीन है उसको एक जगह समाहित कर दिया जाए, उसको किसी एक जगह दे दिया जाए, घर के निकट दे दिया जाए। ये बात कई बार होता है क्या, मान लीजिए रामू के पास 10 बीघा जमीन है, मोहन के पास 20 बीघा जमीन है, श्यामू के पास 30 बीघा जमीन है। सब अलग अलग खेती करेगा तो मेहनत ज्यादा पड़ेगा। अगर तीनों मिलकर एक साथ मेहनत करेगा तो मेहनत कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या है कि मान लो रामू के पास 10 बीघा जमीन है तो वह बीज लाने के लिए मार्केट भी जाएगा, फिर आएगा जो है कि खुदाई भी करवाएगा, खेत का मिट्टी कोड़ेगा, मिट्टी जो है कि ढील करेगा, वो भी करना है, फिर बीज डालना भी है, सिंचाई करना भी। इसमें लंबा प्रोसेस, समय लगेगा। अगर तीनों व्यक्ति मिल जाए तो कितना हो रहा है, 60 बीघा जमीन होगा, 10, अगले के पास 20, तीसरे के पास 30 बीघा, 60 बीघा। तीनों व्यक्ति 3 काम संभाल ले। एक कहेगा भाई साहब आप मार्केट जाओ बीज ले आओ, एक को कहेगा भाई साहब जाओ आप ट्रैक्टर वाले को बुला लो, तीसरा भाई साहब आ जाएगा वहां पे देख लेगा, सिंचाई की व्यवस्था देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, सहकारी कृषि को बढ़ावा मिल जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा, समय की बचत भी हो जाएगी। तो ये 2 बातें इसमें ध्यान दी गई। पहला, बिखरे भूमि का एकत्रण, मतलब एक जगह जमा करना। दूसरा इसमें पहलू क्या दिया गया, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि को बल। अब आपको पूछ देगा सहकारी कृषि, आपने समझ लिया ना कि 2-4 व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलकर या कई समूह मिलकर एक साथ खेती करें। ये इकोनॉमिक्स का है, उसमें कभी बात करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स में जाएंगे, फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चकबंदी में मुख्यतः 2 बातें आई। ये तो चीजें आपने देख लिया कि इसमें ये चीजें लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ। मान लीजिए आप बिहार को ही लीजिए, उत्तर बिहार की कहानी क्या है। जब आप पूर्वोत्तर बिहार की बात कर रहे हैं तो वैसा वो बाढ़ में हमेशा डूबता रहता है। अब किसी का पूर्वोत्तर बिहार में जमीन है, किसी का पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में जमीन है, उससे आप कंपेयर कीजिए, कर पाइएगा, कीजिएगा, वो क्यों देगा। तो ये हमने कंपेयर किया। तो चकबंदी जो है कि 80% तक अगर सफल हुई है ना, तो वो उन क्षेत्रों में सफल हुई है जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव रहा है। हरित क्रांति आप समझ रहे हैं, ये हरित क्रांति का मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। इनका प्रभाव जो रहा है वो प्रभाव कहां पर रहा है उसको देख लेते हैं। इनका प्रभाव कहां पर रहा है, ठीक है। इनका प्रभाव जो है 80% प्रभाव जो है हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में सफल
और अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि हर जगह असफल ही हो गया, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ऐसे क्षेत्र हरित क्रांति वाले एरिया में, अब आप देखिए हरित क्रांति का प्रभाव कहां कहां पे पड़ा, वहां पर ये ज्यादा फला फूला है, ज्यादा सक्षम हुआ है। ठीक है, इसमें इतनी बातें जानना है। और तीसरी जो प्रमुख बातें हमको जानना है वो ये जानना कि इसका जो तीसरा जो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया वो दिया गया काश्तकारी सुधार पर। तीसरा प्रमुख इनका जो उद्देश्य रहा या लक्ष्य रहा, काश्तकारी सुधार पर। ठीक है, या सुधार या व्यवस्था पर देख लीजिए, इनको व्यवस्था से ज्यादा रहेगा सुधार। काश्तकारी सुधार में हम क्या देख रहे हैं, जैसे हदबंदी में आपने देखा कि अतिरिक्त भूमि को, जो एक्स्ट्रा भूमि प्राप्त हुआ उसको भूमिहीनों में बांटना है, तो वही चीजें इस पे हुआ, भूमिहीनों में बांटना। मतलब यहां पे काश्तकारी में क्या देखा हमने कि जो भूमिहीन है उसको मालिकाना हक दे दिया गया, भाई उस जमीन का मालिक बना दिया गया। ठीक है, काश्तकारी में क्या है, भूमि पर किसानों का अधिकार। इसको और थोड़ा क्लियर करके हम समझते हैं कि जमींदारी व्यवस्था जब थी उसमें क्या होता था, जमींदार किसानों से जमीन छीन लेता था। जब आजादी के बाद काश्तकारी सुधार के अंतर्गत यह किया गया कि जिसकी जमीन है, जिस जमीन का जो ओरिजिनल मालिक है उसको यह जमीन आवंटित कर दी गई, दे दी गई और उसे उसका मालिक बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, जमींदारों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। जमींदारों का वर्चस्व समाप्त। अब देखिए यहां पे एक चीजें आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह जमींदारों का वर्चस्व शब्द की जो हमने चर्चा की, इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ देगा कि जमींदारी व्यवस्था का समापन होना किसका प्रभाव था, हदबंदी, चकबंदी या काश्तकारी सुधार का। तो काश्तकारी सुधार, क्योंकि जमीन पर काश्तकार का पूरा हक दे दिया गया, तो जमींदारी तो यूं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ लिया। अब इसके अलावे और भी एक जो है कि समय समय पे भारत सरकार ने कानून बनाता रहा, उसमें क्या है ना, ये जमींदारों का वर्चस्व समाप्त करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून भी बनाया गया है भारत में। वो चीजें हम यहां लिख देते हैं, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन कानून जो बनाया गया है ना, वो 1950 से 1953 ईस्वी के बीच बनाया गया। 1950 से 1953 ईस्वी के बीच बनाया गया, मतलब जमींदारी को भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत कई बातें सामने आई। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जमींदारों से जो है कि जमीन छीनकर जो है कि आगे देख लीजिए, यह भूमि पर किसानों का अधिकार जो दिया गया, तो ये चीजें जो है ना लगभग 2 करोड़ किसानों को, 2 करोड़ किसानों को उसका जमीन वापस किया गया या जमीनों पर उसका कब्जा दिया गया। इसके अलावे इस जमींदारी उन्मूलन कानून की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावे 1 करोड़ भूमिहीनों को जमीन आवंटित की गई। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात और याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा कि भारत में पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर जमींदारी उन्मूलन काश्तकारी कानून लागू है। कहां पर, एकमात्र राज्य, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, भारत का एकमात्र राज्य का नाम बताइए जहां पर
काश्तकारी सुधार कानून लागू है, वो है पश्चिम बंगाल। अब हम लौटते हैं, कहां से शुरुआत हुई जमीन की समस्या? बंगाल से ही शुरुआत हुई। और काश्तकारी सुधार कानून कहां लागू है? बंगाल में ही लागू है। तो ये चीजें माइंड में सेट कर लीजिएगा। इन तीनों के अलावे और भी सुधार अपनाया गया है, उसको हम क्लियर करेंगे इसके बाद। आजादी के बाद भूमि सुधार की दिशा में केवल सरकार ने ही योगदान नहीं दिया था, हमारे साधु महात्मा भी इसमें पीछे नहीं रहे, जिसमें एक नाम बखूबी आता है भूदान व्यवस्था। इसका नाम में ही क्लियर है, भूदान करना है। आपके पास भाई साहब एक्स्ट्रा जमीन है तो उसको दान कर दीजिए। तो ये भी, इससे भी रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से 3 प्रमुख बातें को इसमें हमें याद रखना है। पहला तो भूदान व्यवस्था किसकी देन है? तो इसका याद रख लीजिएगा, विनोबा भावे। भूदान व्यवस्था कब शुरू हुई? तो वो है 18 अप्रैल 1951 ईस्वी। तीसरी बातें जो इसमें हमें याद रखना है, यह जो है भूमि दान की स्वैच्छिक व्यवस्था थी। 3 प्रमुख बातें यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि भूमि सुधार पे हम बात कर रहे थे, इसमें जानना है भूदान व्यवस्था पर 2-3 प्रश्न पूछा जाता, जिसमें यही है भूदान व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे बोलिए। और ये कब? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में। यह कैसी व्यवस्था थी? भूदान की स्वैच्छिक व्यवस्था। अब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, भूदान हमेशा स्वेच्छा से होता है। आप दान मजबूरी में नहीं करते, स्वेच्छा से करते हैं। तो ये भी कोट कर सकते हैं इसको जवाब देने में, यह स्वैच्छिक व्यवस्था थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। लास्ट में और भी महत्वपूर्ण बातें हमें जाननी है अभी। और ये दोस्तों, भूमि सुधार में वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि कृषि संगणना 2015-16 हमारे पास मौजूद है। उसके आधार पे हम देखते हैं कि जोत का आकार, इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्रम संख्या है, इधर जोत का आकार है। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम शॉर्टकट अप कर रहे हैं। जोत का आकार ये है, कुल जोतों की संख्या का परसेंट क्या है वो, और कुल क्षेत्रफल। यहां पे देखिए कुल जोतों का है, मतलब जमीन जितना है उसमें कितना परसेंट है, खेत की जो जमीन है उसमें इसका कितना परसेंट है, और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें इसका कितना योगदान है, उसको देखते हैं। अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, पूछ लेगा सीमांत जोत का आकार कितना है, उसको देख लीजिए। सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है, और छोटे जोत का आकार है 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो जोत है वो छोटे जोत में आता है, और सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम में आता है। 0 तो नहीं कह सकते, कम, ठीक है। तो सीमांत जोत और छोटे जोत में अंतर क्लियर हो गया, ठीक है। इन दोनों जोतों का परसेंट जो है कुल जोत का, उसका 86.08% है, यानी सर्वाधिक। यहां पे यह है सर्वाधिक जोत है। सीमांत और छोटे जोत मिलकर सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, 86.08% है। और वहीं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर इसका क्षेत्रफल है 46.94%। तो यहां भी देख रहे हैं ये इस हिसाब से भी सर्वाधिक है। पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक जोत कौन कौन सा है, तो आपका सीमांत और छोटे जोत आएगा, ठीक है। तीसरा है अर्ध मध्यम और चौथा है मध्यम। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर वाला एरिया है, मध्यम है 4 से 10 हेक्टेयर वाला एरिया है। वहीं बड़े जो है कि जोत में आता है 10 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल 13.35% है। वहीं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 43.99%, और वहीं बड़े जोत का आकार जो है 0.57 जो है कि कुल जोतों में क्षेत्रफल है, और कुल क्षेत्रफल में 9.07 क्षेत्रफल है। तो यह सबसे कम है, यह क्या है, सबसे कम है।
अब देखिए, इनको याद रखना बहुत आसान है, इनको सिर्फ 1-2 बार पढ़ लीजिए। सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, छोटे जो है 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर, और उसके बाद बड़े जोत में आता है 10 हेक्टेयर से अधिक, चाहे जितना हो जाए। ये आपको इस चीज को आपको ध्यान में रखना है भाई साहब, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। हमने घंटा की बात की और ये घंटा को छूने वाला है, ठीक है। घंटे 1 घंटा का ये वीडियो होने जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, और हमने कोशिश किया था कि इस वीडियो में ही सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया जाए, और वो मैंने बखूबी कर लिया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भाई साहब, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है, यह वीडियो मैं आपके लिए मध्य रात्रि में बनाता हूँ, और मैं ये वीडियो भी जो शूट कर रहा हूँ मध्य रात्रि हो चुका है भाई साहब, दुनिया सो रही होती है और मैं आपके लिए जग रहा होता हूँ, क्योंकि दिन में मैं ड्यूटी निभा रहा होता हूँ, रात में जब समय मिलता है तो मैं आपके लिए जग रहा होता हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि कोई भी तो बंदा होगा जो हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देगा, और यदि वह अपने जीवन में सफल होता है तो ये अपने को मैं धन्य मानूंगा, और मैं अपने मेहनत को सफल मानूंगा। यह मेरे ऊपर कर्ज है। अब देखते हैं यह कर्ज कब उतरता है, किस रूप में उतरता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।